हाय व्यूअर्स, दिस इज हमारा सन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और व्यूअर्स हम इस वक्त एक्ट्स को देख रहे हैं और उसमें डेफिनेटली हम 6 एक्ट का ही जिक्र करते हैं और ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स तक देखा हैं। और व्यूअर्स हमने पिछली दफ़ा सेंट्रल कन्फ्लिक्ट पर बात की थी और ये बताया था कि ये किस तरह दो फोर्सेस के दरमियान कोई गुड और बैड बात नहीं होती, कोई ईवल या गुड वाला चक्कर नहीं होता, बल्कि इट्स अ फाइट बिटवीन सुपीरियर आइडियल एंड इन्फीरियर आइडियल। और इन दोनों के फोर्सेस में जो खिंचाव, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो डेफिनेटली इस बात को ही ज़ाहिर करता है कि अब कोई एक ही जो है आइडियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो फिर जी हमने एक्ट 3 की बिगिनिंग में सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को छेड़ा था और बताया था कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। तो फिर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस एक्ट में कैरेक्टर का क्या गोल है। और व्यूअर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी को ही कैरेक्टर अपना शायद फाइनल गोल समझ लेता था। आइए व्यूअर्स हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिर इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स इस एक्ट में कैरेक्टर जो गोल परस्यू कर रहा होता है उसे फॉल्स गोल कहते हैं। ये फॉल्स गोल क्यों है इसके बारे में हम ये बात करते हैं। फॉल्स गोल से यहाँ पे मुराद ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्स गोल है ये बिल्कुल एक मिराज की तरह होता है, यानी कि दूर से जैसे आपको वो गर्मियों में सड़क पर आपको पता ना पानी का जैसे आपको एक साया सा नज़र आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो पानी नहीं होता। एग्जैक्टली इस तरह कि आपको जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये मेरी अल्टीमेट चीज़ है, वो असल में वो आपकी अल्टीमेट चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर ही कैरेक्टर जो है वो धोखा खाता है। धोखा नहीं आप कह सकते, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि वो ये ख्याल कर रहा होता है कि यही मेरा फाइनल गोल है, जबकि वो फाइनल गोल नहीं होता और उसको रियलाइज़ होता है कि उसका फाइनल गोल नहीं है। और व्यूअर्स उसकी वजह ये है कि एक तो कैरेक्टर को ये महसूस हो रहा होता है, उसको ये फील हो रहा होता है कि अगर ये मैं गोल हल कर लूँगा, हासिल कर लूँगा, अचीव कर लूँगा तो मेरे मसला हल हो जाएगा, गोया स्टोरी फिनिश हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक फॉल्स गोल को परस्यू कर रहा है। और यही वजह है कि जब उसको ये मालूम होता है कि वो एक फॉल्स गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है या उसको परस्यू कर रहा है, तो इससे खुद कैरेक्टर और ऑडियंस दोनों की होप्स भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिसे वो ये समझ रहा होता है या ऑडियंस भी शायद समझ रहे होते हैं कि ये अब फाइनल होने लगा है और अब बस ये गोल को हासिल कर लेगा, तो वहाँ पर रियलाइजेशन होती है कि दिस इज़ नॉट द केस। इसकी क्या वजह है कि ये इतना डिसेप्टिव क्यों है ये गोल? ये इसलिए इतना डिसेप्टिव है कि ये ऐसे ही लग रहा होता है कि यही अल्टीमेट गोल है, इसीलिए डिसेप्टिव है, इसीलिए मिराज की तरह का हमें कोई साया नज़र आ रहा होता है। क्योंकि फॉल्स गोल की फिर रीजनिंग ये बनती है कैरेक्टर के नीचे, ऑडियंस को पता चल रहा होता है कि यार इसका एक लॉजिकल सोल्यूशन है, एंड है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि जब ये लॉजिकल इसका एंड नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि ये फाइनल गोल है, लेकिन ये फाइनल गोल नहीं होता। इसी को हम देखने लगे आगे एग्जाम्पल के साथ। अब देख रहे हैं व्यूअर्स अवतार में जेक्स थर्ड एक्ट में उसका गोल क्या है? उसका गोल ये वो ये नेवी को कहता है, उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना होम ट्री छोड़ दें, और ये उसने डेफिनेटली एकदम नहीं किया, वो उनके बीच में रहा और वो उनके एक तरह का उनका एतमाद हासिल किया। और उसके बाद वो जो उसका पीछे जो कंपनी जिसने इसको हायर किया हुआ था और उसको नेगोशिएशन के लिए आगे किया हुआ था, तो जेक सल्ली जो है वो उन्हें ये कहता है, उन्हें बावर करवाता है, उन्हें ये इत्मीनान दिलाता है कि वो अपना होम ट्री छोड़ दें, ये उनके फ़ायदे की चीज़ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एज अ ऑडियंस और कैरेक्टर अगर ये बात वैसे ही नेवी मान लेते तो एज अ ऑडियंस और कैरेक्टर स्टोरी का एंड हो जाना था। क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स क्या थे, यानी कि आइडियल्स, यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियल्स क्या थे यहाँ पर कि कंपनी ये चाह रही थी कि होम ट्री के नीचे जितने रिसोर्सेज वो हासिल कर ले, और यही उनका गोल था। जबकि हमारा नेवी का ये गोल था कि वो होम ट्री को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब अगर जेक सल्ली उन्हें ये
मतलब बावर कराने की, उन्हें मतलब समझाने में अपना कोशिश में कामयाब हो जाता तो डेफिनेट स्टोरी एंड होनी थी। तो हमें भी यही लगना था ये अल्टीमेट गोल, हमारे ऑडियंस भी ये समझ आ रही होती कि ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स यही तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियल्स हैं। यहाँ पर ही तो नेवी क्यों छोड़ेंगे अपना होम ट्री, चूँकि वो तो उनके साथ अटैच हैं पूरे 1000 ऑफ ईयर्स के साथ, लिहाजा वो उसको नहीं छोड़ते उसके कहने पर भी। तो अब जेक सली रियलाइज़ करता है कि वो एक गलत गोल परस्यू कर रहा था, तो ये एक फॉल्स गोल बन गया जिसको वो अल्टीमेट गोल समझता। और एज अ ऑडियंस भी अगर वहाँ पर नेवी मान जाते तो स्टोरी इज़ फिनिश्ड, अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ पहुँच गए। देखें, आपको अपने यहाँ पर स्टोरी के लॉजिकल कंक्लूजन की भी समझ में आती है। जब आप स्टोरी लिख रहे होते हैं या आप देख रहे होते हैं कोई फिल्म, तो आप एंड को कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियल्स में बताया है। तो आपने जब एक आइडियल का गोल देख लिया, दूसरे का देख लिया, और उसमें से कोई एक कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली स्टोरी अपने लॉजिकल एंड को पहुंचती है। लेकिन एक्ट 3 में जो कि हमें एक अल्टीमेट गोल लग रहा होता है, वो अल्टीमेट गोल नहीं होता, चूँकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी वहाँ पे रिजॉल्व नहीं है। और जेक सली को ही पता चलता है, या थर्ड एक्ट में फिर कैरेक्टर को पता चलता है हमेशा कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं है, और उसके लिए उसको एक बिगर गोल की, एक कोई बिगर गोल अब चाहिए कि जिसकी वजह से फिर ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं रिजॉल्व होंगे। और व्यूअर्स इसी तरह इसी बात को हमें समझते हैं कि जब कैरेक्टर को ये समझ आ रही होती है, रियलाइज़ कर रहा होता है कि ये वो अल्टीमेट गोल नहीं है, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो उसको समझ में आएगी कि अल्टीमेट गोल कोई और है। जिस तरह अभी जेक सली अवतार में जेक सली जो कि बिलीव करके बैठा होता है कि मैं उन्हें समझा लूँगा तो वो समझ लेंगे, वो नहीं समझते। यहाँ पर जेक सली को ये भी रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ये वाला वार्निंग दूंगा कि जो है कंपनी जो है वो उनको मार देगी, तबाह कर देगी, वो छोड़ दें, तो उसको ये पता चलता है कि इस तरीके से इन थ्रेट्स के साथ तो बिल्कुल भी नेवी नहीं मानने वाले। तो उसको कुछ करने के लिए ह्यूमन तरीका इस्तेमाल करना है, निगोशिएशन का या इत्मीनान में लेने का, वो जो भी वो आगे इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ तक वो ये रियलाइज़ कर गया है कि यहाँ पर उसको द वे टू मोल्ड दैम इज़ बाई निगोशिएटिंग इन अ ह्यूमन वे और बाई एक्टिंग इन द ह्यूमन वे। इसका मतलब है कि एक इस एक्ट में करेक्टर का गोल फॉल्स है, चूँकि वो क्यों फॉल्स है, चूँकि वो फ्लॉड है और वो एक फ्लॉड बिलीफ के ऊपर खड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि अब जो मतलब एक अब बात ये भी मतलब आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं, अगर वो मान जाता तो स्टोरी फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन क्या अब आप जब रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि असल में वो जिस चीज़ पर ये गोल जो था वो रेस्ट कर रहा था, वो एक फ्लॉड बिलीफ था, एक ऐसी बात पर कैरेक्टर समझौता करके बैठा हुआ है जो कि फ्लॉड है, जिसके अंदर नुक्स हैं, नकाइस हैं, लिहाजा इसलिए गोल जो वो अल्टीमेट गोल नहीं बनता। और व्यूअर्स यहाँ पर ही कैरेक्टर को ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार मैं जिसको एक गोल समझ के बैठा हुआ, तो ये तो जस्ट पोटैटोज़ हैं इन द बिग डिश, तो उसको बहुत आगे भी जाना है, ये वो रियलाइज़ यहाँ पर कर जाता है। व्यूअर्स टाइटैनिक में आप देखें, टाइटैनिक में थर्ड गोल क्या था, हमें वो कमिटमेंट की थी ना कि वो अब वो रिलेशनशिप में जा रही है जैक के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ पर शिप ब्रेक होती है तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ समथिंग बिगर दे हैव टू लुक आफ्टर, और उनको वो सर्वाइव करना है। यानी कि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि वो आगे जब वो शिप टूटने ब्रेकिंग का मसला आ रहा है, मैं आगे जिक्र करूँगा। तो वो ये पॉइंट है कि यहाँ पर जो वो यहाँ पर थर्ड गोल सिंपल, टाइटैनिक में क्या था, अपना केट विंसलेट का या इसका जैक का, वो ये था कि उन्होंने रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन यहाँ पर वो शिप ब्रेक का इंसिडेंट आता है और यहाँ पर वो रियलाइज़ करते हैं देयर इज़ समथिंग बिगर टू अचीव, टू परस्यू। आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि वो कैल के साथ अपने डिफरेंसेस को इस सारे मामले में जो हो गया, शिप टूट रही है, लोग डूब रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि कैल नहीं बुलाता, लेकिन ये थोड़ा सा सेट असाइड कर देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रोज़ का जो थर्ड गोल था कि मैं लव अफेयर बनाऊंगी, वो एक फॉल्स गोल है, चूँकि अगर उसका रिलेशनशिप ही बनाना
सारा काम होता तो स्टोरी फिनिश हो गई थी, वो तो लव में चले गए थे। नहीं, यहाँ पर बड़े मसले और आ रहे हैं और यही वजह है कि रोज़ अब समझती है कि ये उसका एक फॉल्स गोल था, जो कि वो एक फ्लॉड बिलीफ पर बेस कर रहा था। ओके, अब व्यूअर्स हम देखते हैं कि इस गोल को अपोज कर रहा है और इसको हम कहते हैं इंटेंशनल अपोजिशन। ठीक है, यानी खुद जो अपोजिशन की जाए। तो व्यूअर्स हम देखते हैं कि थर्ड एक्ट में जब कैरेक्टर स्टम्बल होता है सेंटर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, तो बेसिकली वो अपने दुश्मन को ये घंटी बजा के दे रहा है कि वो वही एग्जिस्ट कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे एंटेगनिस्ट को समझ आती है देयर इज़ समथिंग हु इज़ अपोजिंग हिम। और इसी तरह जो भी फोर्सेज होती हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये जो हमारा कैरेक्टर है ये कितने पानी में है, ये अप टू व्हाट एक्सटेंट ये आ सकता है हम पर, हमें अपोज कर सकता है जो हीरो है या जो भी कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है कि एंटागनिस्ट फोर्सेस को भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो हमारा हीरो है ये कितने पानी में है, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, और ये कितनी वैल्यू रखता है। अब जब उसको उसकी वैल्यू का पता चल जाता है या वो रियलाइज़ कर जाता है एंटागनिस्ट कि ये जो कैरेक्टर उसके लिए थ्रेट है, जब उसको ये अंदाज़ा होता है, जब रियलाइज़ करता है कि ये थ्रेट है, और थ्रेट किसकी तरफ, थ्रेट टू हिज प्लान्स, उसकी ज़ात के लिए थ्रेट नहीं होता, जो वो प्लान हासिल करता चाहता है, वो जो उसका आइडियल है उसके लिए वो थ्रेट है। तो फिर वो इंटेंशनल अपोजिशन करता है, खुद जानबूझकर उसको रोकने की कोशिश करता है। और ये इंटेंशनल अपोजिशन ही बेसिकली हमें अब बता रही है कि देयर इज सम सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। यही वजह है कि अब वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, चूँकि अब जो हमारा एंटागनिस्ट है वो उसको पूरी तरह से रोकना चाहता है, बल्कि उसको एलिमिनेट करना चाहता है, वो पिक्चर से निकल जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि यहाँ पर जो है हमारा जो एंटागनिस्ट है वो उसकी एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देना चाहता है। वो तो आपको याद होगा हंगर गेम्स में एक्ट 2 में क्या था, हमने बताया था जो कैरियर्स थे, यानी कि जो वहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स थे सारे, वो इस लड़की को पसंद नहीं करते थे, कैटनिस को। ये एक्ट 2 में था और उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी अपोजिशन नहीं थी कि जो बिल्कुल उसका रास्ता रोके, लेकिन उसको लाइक नहीं करते थे। उस मौके पर वो बहुत ज़्यादा कोई जुमला कस देते थे, कोई जुमला बोल देते थे, उसको बुरा भला कह देते थे, या कोई ऐसी नज़र उस पर डाल देते थे कि जो उनको लगे कि भाई वो उनके लिए थ्रेट है, लेकिन वो थ्रेट नहीं होते थे। ये एक्ट 2 की बात कर रहा हूँ। और ये एक्ट 2 में ये भी याद रखें कि वो एक इमिनेंट डेथ मैच होता है ना, वो कोई ऐसा मैच नहीं होता कि जिसमें आपको जो है बड़ा कोई इम्पोर्टेंट मैचेस हों, इसलिए वो। लेकिन जब थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है तो असल में डेथ गेम वाली गेम स्टार्ट होती है, वो मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये डेफिनेटली अब यहाँ पर वैसे भी गेम का मकसद ये कि आपने मारना है, एक तो ये बात, लेकिन उससे ज़्यादा ये मसला था कि जो एक्ट 2 में वो अपनी एक हैसियत बना चुकी थी, वो जो एक अपना थोड़ा बहुत नाम बना चुकी थी, तो वो एक थ्रेट था उनके लिए, तो लिहाजा वो सब मिलकर पहले उसको मारना चाहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सब वो मिलकर सबसे पहले कैटनिस को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैटनिस को रियलाइज़ होता है कि वो तो जो गोल समझ के बैठी हुई थी कि वो अकेले ही एक एक करके मार के तो वो जीत जाएगी, यूँ नहीं है। दिस इज़ नॉट द केस। उन्होंने रैली कर ली है, वो इकट्ठे हो गए हैं और उसको पहले ये प्राइमरी टारगेट है अब उनके लिए। तो अब यहाँ पर कैटनिस रियलाइज़ करती है कि दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, और यहाँ पर उसको एक बड़ी टफ अपोजिशन बाकायदा तौर पर उसको फिज़िकली तौर पर मार देना चाहती है। व्यूअर्स, एक और एग्जांपल यानी कि इंसिडेंटल अपोजिशन से इंटेंशनल अपोजिशन की आपको साइलेंस ऑफ द लैम्स में भी मैं बताता हूँ। तो सेकंड एक्ट में साइलेंस ऑफ द लैम्स व्यूअर्स मैंने आपको पहले बताया था कि वो ब्यूरोक्रेटिक टाइप किस्म की अपोजिशन थी ना, यानी कि रेस्पल ने एक लीड दी थी कि उसने एक ख़तरनाक मुजरिम को पकड़ना जिसने सेनेटर की बेटी को मतलब जिसने जो है वो किडनैप किया होता। तो यहाँ पर उसको ब्यूरोक्रेटिक किस्म की अपोजिशन मिल रही थी, ये सेकंड एक्ट में था। लेकिन थर्ड एक्ट में जो अपोजिशन है वो डायरेक्टली उस पर आ रही है, स्ट्रेट उस पर आ रही है, और वो आ भी इंटेंशनल रही है। किस तरह, जो डॉक्टर शिल्टन है उस असाइलम के डायरेक्टर के जिसके अंदर लेक्टर को हमने दबा के रखा होता है। सॉरी, वो मैंने आपको बताया कि रेस्पल की लीड ही वो लेक्टर ने लीड दी होती है रेस्पल के लिए, तो वो ज़रा करेक्ट कर लें। तो यहाँ पर
जो डॉक्टर शिल्टन है, जो डायरेक्टर है उस असाइल का, जिसके अंदर लेक्टर को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, जिसके बाद जाके बेसिकली क्लैरिस ने लीड हासिल की थी, उसने एक्ट 2 में तो खुद प्रपोज किया था क्लैरिस को कि वो जाके जो है इंटरव्यू ले, लेकिन थर्ड एक्ट में वो जब उस तरह की बात नहीं बनी तो वो इलीगली वायर जो है वो लगा कर रिकॉर्ड करना चाह रही था। तो कन्वर्सेशन उनके दरमियान हो रही है क्लैरिस या लेक्टर के दरमियान, लेकिन जब वो इस तरह की, जब क्लैरिस ने इसको डिक्लाइन किया कि वो इस तरह की खुफिया कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, तो डायरेक्टर वो उसके बगैर रिकॉर्ड कर लेता है और वहाँ पर वो रिवील करता है कि सेनेटर को क्या ऑफ़र की गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है जब वो रिकॉर्ड करता है तो ये क्लैरिस के अगेंस्ट वो यूज़ करता है। इस तरीके से जो ये सेनेटर होता है वो मुतनफ़र हो जाता है कि ये लोग जो हैं ये तो एक ट्रेनी को इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिए, तो सारी चीज़ें आउट हो गई हैं और इस तरह तो काम नहीं होता। लिहाजा इसका मतलब क्लैरिस को एक क्लियर अपोजिशन जो है वहाँ पर डॉक्टर शिल्टन ने दी, और इसका मतलब है कि यहाँ पर सेनेटर समझ रहा है कि शायद FBI गड़बड़ी कर रहा है उसकी बेटी को छुड़ाने के चक्करों में, और एक बड़ी बुरी रेपुटेशन क्लैरिस की वहाँ पे बनती जा रही थी। हालांकि यहाँ पर बहुत क्लियरली डॉक्टर शिल्टन ने एक अपोजिशन दी है क्लैरिस को, और यहाँ पर वो बेसिकली विन कर गया। यहाँ पर डेफिनेटली डॉक्टर शिल्टन ने क्लैरिस को एक क्लियर अपोजिशन दी है, यहाँ पर चाहता है क्रेडिट खुद हासिल करे। इसी वजह से फिर सेनेटर जो है वो क्लैरिस को इस केस से हटा देना चाहती है। अब यहाँ पर ऑडियंस को तमाम मेजर प्लेयर्स जो हैं उनका पता चल चुका है, अपोजिशन क्या है, करैक्टर क्या है, मेन करैक्टर क्या है और गोल्स क्या हैं, ये सब कुछ हमारे ऑडियंस को पता चल चुकी है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टर्निंग पॉइंट्स पर जाएंगे और हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं और किस तरह हम आगे एक्ट 3 की कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।